हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे के क्लास में ये पढ़ा कि एलिमेंट्स का सिंबलाइज कैसे करेंगे, तो उसमें अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल का तरीका अपनाया गया था। पहला हमने बताया था, याद करेंगे एक बार, कि फर्स्ट लेटर यूज करना है। दूसरा तरीका था फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर स्मॉल यूज करेंगे। और थर्ड जो तरीका अपनाया गया था उसमें हम लोग लैटिन नेम यूज करेंगे, जैसे कि सोडियम का नाइट्रियम था तो Na यूज होता है, और पोटेशियम का कैलियम था इसलिए K का इस्तेमाल होता है। कुछ लिस्ट आपको पेज नंबर 34 में यहाँ पे दिए गए हैं जिनका आपको सिंबल याद करना पड़ेगा। हालांकि हमें नहीं लगता है कि इसको इतना ज्यादा प्रेशर लेके याद करने की जरूरत है, यदि 2-4 बार देखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, हमें यहाँ पर एक टॉपिक देखना है, हाउ बिग एटम, इसके बाद सिंबल्स देख लिए थे। हाँ, अब हमें पढ़ना है, जानने क्या, एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक मास। आपको पता होना चाहिए कि एक एटम जो है वो बहुत ही छोटा सा सब, मतलब बेसिक बिल्डिंग ऑफ मैटर है। एटम को हम लोग बेसिक बिल्डिंग ऑफ बेसिक, हाँ, बिल्डिंग या बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, जैसे एक मकान का ईंट जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, वैसे ही एटम हर मैटर का बेसिक ब्लॉक होता है, एटम। तो जो इतना छोटा है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि पेन के आगे वाले नींव में करीब लाखों से भी ज्यादा एटम हो सकते हैं, तो उतने छोटे एटम को जब हम देख पा नहीं रहे हैं तो उसका वजन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को रिलेटिव मास निकालना पड़ता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मास किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। एक तरीका हम आपको इसके लिए बताना चाहेंगे। आप यदि यहाँ पर एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं कि कैसे हम लोग एटॉमिक मास, कैसे एटॉमिक मास पता करेंगे, इसे हम देखते हैं। क्या है कि जैसे सोडियम का एक्चुअल में, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप छोटे से छोटे पार्टिकल का भी वेट कैसे निकालिएगा। सोडियम का जो मास होता है वो 23 ग्राम होता है। कितना? 23 यूनिट के बराबर होता है। समझ गए बात? यस सर। तो ये 23 यूनिट मास सोडियम के अंदर मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कर देते हैं सोडियम आयन का मास, यानी कहने का मतलब क्या, सोडियम पॉजिटिव आयन। इसका मतलब है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, निकल गया। तो इसका सपोज कर लो जो भी मास निकला, जैसे कि x यूनिट इसका मास आ गया। एग्जैक्ट आप लोगों को अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि सोडियम आयन का मास हो गया x। तो हम यदि अब निकालना चाहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए जो सोडियम एटम का मास है उसमें से सोडियम आयन का मास माइनस कर देंगे। तो जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा, y यूनिट तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। बहुत हल्का है ये, लेकिन उतना हल्का मीन्स हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, है ना, रिलेटिव मास के रिस्पेक्ट में हम लोग सबसे हल्का, जिससे एटम बना हुआ है, यानी एटम तो मैटर का बेसिक यूनिट है ही, प्लस एटम भी कैसे आपका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो उस छोटे पार्टिकल का भी मास हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप वहां पे एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल पाते। हम लोग कैसा मास निकालते हैं, रिलेटिव मास। कैसा मास निकालते हैं? हाँ, रिलेटिव मास निकालते हैं। तो रिलेटिव मास के लिए शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको एक थर्माकोल है, छोटा सा थर्माकोल है, उस थर्माकोल का वेट निकालना है। ठीक है,
तो उसको क्या करेंगे, एक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रबर से बांध देंगे। बांधिए। बांधने के बाद अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को तराजू पर रख करके इसका हमने वेट निकाल लिया। मान लीजिए कि इसका वेट जो है वो डब्लू आ गया। कितना आ गया? डब्लू आ गया। अब क्या करते हैं, चूंकि हमको थर्माकोल का वेट निकालना था, तो जो बड़ा वाला ब्लॉक लिया था वो अकेला उसका वेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं वो हमारा वेट आ गया डब्लू डैश। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा थर्माकोल छोटा वाला होगा उसका वेट निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल वेट में से जब डब्लू डैश को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमको छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास मिल जाएगा। समझ गए बात? यस। दूसरे शब्दों में एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने आपको एक कार्टून के अंदर कोई मटेरियल रख करके दिया है। ठीक है, हमको कार्टून का वजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा कार्टून के साथ उसका वजन कर लेंगे। यस सर। वजन करने के बाद मान लीजिए कि इसका वेट आ जाता है कितना, 5 kg 200 ग्राम। कितना आ गया? 5 kg 200 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, उसमें जो मटेरियल है उसको निकाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मटेरियल का वजन कर लेते हैं। किसका? जो मटेरियल अलग था उस मटेरियल का ही खाली वजन कर लेते हैं। मटेरियल्स का वजन करने के बाद हमको मिल जाता ही 5 kg 180 ग्राम। ठीक है, मिल गया। तो कार्टून का वजन कितना हो जाएगा, 5 kg 200 ग्राम में से 5 kg 180 ग्राम को यदि माइनस कर देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 20 ग्राम मिलेगा ना। तो हमको कितना मिल जाएगा, 20 ग्राम, यानी कि लगभग लगभग हाँ 10 0 8 2 1, हाँ इतना के बराबर हमको मिल जा रहा है। तो ये जो हमारा वेट आया, किसका वेट आया, कार्टून का। तो हमने क्या किया, रिलेटिव यहां भी किया ना, अकेले नहीं निकाला। यदि अकेले किसी चीज का वेट निकालेंगे तो उसको एब्सोल्यूट कहेंगे, और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, किसी दूसरे के साथ निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव मास। क्लियर है? यस। तो यदि ये क्लियर है तो अब हम लोग को अपने टॉपिक पे आ जाना है। कहाँ पे थे हम लोग, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास वेट करने के लिए हम लोगों ने दो तीन चीजों को रिलेटिव कंपेयर करने के लिए, रिलेटिव मास के लिए हमने इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। किसका? हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्वेनियंट नहीं रहा, है ना। फिर हमने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, ये भी हमारे लिए ज्यादा कारगर नहीं रहा। फिर लास्ट में हमने किसका इस्तेमाल किया, कार्बन का इस्तेमाल किया, क्योंकि कार्बन जो है एबंडेंस मात्रा में इसके जो 12 C12 कार्बन 12 जो है वो तुम्हारा एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमने कार्बन को इस्तेमाल किया। और दूसरा नंबर एक बात और है, कार्बन मोर प्रोबेबली लगभग मोस्टली एलिमेंट से क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है ना। अब कहने का मतलब हमने अभी जो बात बताई कि दो चीजों को एक साथ बांध करके तब उसका हम क्या करेंगे, वजन करेंगे। यदि दोनों एक दूसरे से बंधाए ही नहीं तो आप कैसे वजन कीजिएगा। तो उसी तरीके से यदि हमको किसी एलिमेंट का वजन निकालना है तो जो हाइड्रोजन से चाहे ऑक्सीजन से चाहे कार्बन से रिएक्शन करके रहेगा तभी ना निकालेंगे। तो आइए हम लोग इस चीज को एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा ये टॉपिक क्या कह रहा है। इसमें हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि हमने सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दिया। ठीक है, हमको किसका मास निकालना है, सोडियम का। या हमको मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन करा दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का वजन निकाल लिए। अब फिर उसके बाद ऑक्सीजन का वजन निकालना है, तो हम कार्बन का वजन जानते हैं, तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन के वजन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको ऑक्सीजन का मास नहीं निकल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम लोग रिलेटिव मास निकालते हैं। रिलेटिव मास के लिए हमेशा जो उससे कंपेयर करने के लिए लिया गया, जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपको तराजू पर एक तरफ वेग रखना पड़ता है ना,
तो वेग में देखिएगा गांव देहात में ईंटा पत्थर भी रख देता है, यस सर, लेकिन हम लोग उसमें क्लेम करते हैं उसको, ये ठीक नहीं है। तुम तराजू में वो वेग लोहा वाला क्यों नहीं रखा है? क्योंकि लोहा को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। तो वजन करने के लिए, रिलेटिव मास निकालने के लिए हम हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? कार्बन। अब काहे कार्बन है? तो कार्बन मोस्ट प्रोबेबली सबसे लगभग क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। हम लोग के मैथ में भी एक क्वेश्चन आता है कि एक बर्तन के अंदर 500 मिलीलीटर, एक बर्तन में हमारे पास 1000 मिलीलीटर, और एक बर्तन में 1500 मिलीलीटर अलग अलग तेल है। एक ऐसा बर्तन बताइए, एक ऐसा मेजरिंग कंटेनर बताइए जो तीनों को बराबर बराबर नाप दे। तो हम क्या करते हैं, इसमें HCF निकालते हैं, और HCF निकाल करके उसके सबसे सबसे छोटा यूनिट निकाल लेते हैं, ताकि इन तीनों का तीनों आसानी से क्या किया जा सके, नापा जा सके। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं। तो हम हाइड्रोजन से भी मेजर कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन से भी रिलेटिव मास निकाल सकते हैं, लेकिन कार्बन ऐसा होगा जिससे सबका निकाला जा सकता है। इसलिए हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, कार्बन को ही स्टैंडर्ड यूनिट मानने के लिए यूज किया। तो आप जैसा कि अब आप अपने बुक में देखिएगा कि कार्बन इस्तेमाल करने के लिए क्या किया गया। ये देखिए फिगर नंबर 3.34, 3.34 एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया गया है। 3.34 है ना, नीचे में वहां, हाँ 3.34 एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया गया। हम एक वाटरमेलन को ही क्या मान लेते हैं, एक कार्बन एटम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कार्बन एटम। फिर बोल रहा है कि इसको 12 टुकड़ों में तोड़ दो। कितने टुकड़े में? 12 पीस में, 12 पीसेज में इसको क्या कर देना है, इसको तोड़ देना है। 12 पीसेज में तोड़ने के बाद इसमें से एक पीस को बाहर निकालो, एक पीस को निकाल लिए, तो ये 1 पीस किस चीज का है? वाटरमेलन का ना। तो हम लोग वाटरमेलन को कार्बन मान के चल रहे हैं, तो हम 1 क्या लिख देंगे, कार्बन, 1C लिख दिए। लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड और लिखते हैं, 1/12। क्या लिखते हैं? 1/12, 1/12 एक पीस निकाले थे ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, 1/12 ऑफ कार्बन 12। काहे कार्बन 12? क्योंकि कार्बन 3 तरह का होता है। एक वो कार्बन होता है C12, एक कार्बन होता है C13, एक कार्बन होता है C14। तो हम लोग C12 को लेते हैं क्योंकि यही स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं C12, यानी C12 उस कार्बन की पहचान है जो कार्बन हमने लिया है, और 112 क्या बता रहा है कि 12 टुकड़ा में से एक टुकड़ा लिया है। तो यही तुम्हारा 1/12, रिपीट करना मेरे साथ, 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। क्या कहेंगे? 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज 1 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाए बताइए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो आप क्या कहिएगा, 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12। क्या कहिएगा? कार्बन 12। तो ये जो 1 AMU है, थोड़ा सा कभी कभी बड़ा हम लोग महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो आप एब्रीविएशन में AMU भी करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको 1U भी लिख सकते हैं, यानी 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब आपको एक सीधी सी बात बता देते हैं कि ये जो मास हम लोग निकाल रहे हैं, ये साइंटिफिक मेथड के लिए बेहतरीन है। साइंस में साइंटिस्ट इस चीज को बेहतर समझते हैं, लेकिन इसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में या अपने सामाजिक व्यवहार में हम लोग यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग या तो ग्राम, नहीं तो केजी, नहीं तो क्विंटल, नहीं तो टन यूज करते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने क्या किया कि आम आदमी के समझने के लायक इसको ग्राम में भी हमें बदलना सिखाया, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए हम लोग मोल पढ़ते हैं।
समझ गए बात? मोल क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए ताकि हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बदल सकें, जो हमको आम बोलचाल की भाषा में समझ आता है। समझ गए बात? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा था एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम फिर बाद में बदल लेते हैं किसमें? एब्सोल्यूट में। किसमें बदल लेते हैं? एब्सोल्यूट मास में बदलना हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद के टॉपिक को देखा जाए, क्या कर रहा है? हाउ एटम इज एग्जिस्ट। हमने आपको ये बता दिया था कि एटम या तो फ्री स्टेट में पाया जाता है, नहीं तो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट मतलब अकेले रहेगा, और नहीं तो कंबाइंड स्टेट का मतलब जुड़ करके रहेगा। तो आपको बता दें, जब एटम कंबाइंड फॉर्म में होगा, है ना, तो वो दो रूप में पाया जाएगा, या तो वो एलिमेंट के रूप में पाया जाएगा, और नहीं तो वो कंपाउंड के रूप में पाया जाएगा। अब जरा यहां समझ लेना, समझने लायक बात है। एलिमेंट क्या है? तो सेम काइंड ऑफ एटम आपस में जुड़े रहेंगे। क्या? सेम काइंड मतलब एक ही तरह के, एक ही तरह के एटम आपस में होंगे। जैसे आप हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? H2। क्या लिखते हैं? H2। दो हाइड्रोजन का एटम एक साथ जुड़ा रहता है, तब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। समझ गए बात? और कंपाउंड क्या हो जाएगा? इसमें डिफरेंट काइंड, हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन फिक्स प्रोपोर्शन। कैसे? इन फिक्स प्रोपोर्शन मतलब कि अनाप प्रोपोर्शन। हम लोग जो पढ़ चुके थे पोस्टुलेट जॉन डाल्टन का, वो बता रहा है कि फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे क्या? H2O। क्या? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन हो, दो ऑक्सीजन हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो जाए। वाटर जब भी पाया जाएगा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के रूप में पाया जाएगा। समझ गए बात? अब एक छोटी सी बात यहां समझने लायक ये भी है कि ये सवाल अक्सर यहां पूछा गया कि 2H और H2 में क्या फर्क है? 2H, H के पहले 2 लगा दिए, और H2 माने H नीचे में 2 लगा रहे हैं। ठीक है, आप जैसा कि यहां देख रहे हैं H2। 2H का मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या? 2, हाँ, हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन H2 का मतलब हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। फर्क पता रहेगा? अब क्या आप बता सकते हैं कि 2O और O2 में क्या फर्क है? हाँ बताइए। 2 एटम, हाँ, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बिल्कुल सही बात। और ये O2 का मतलब क्या हो गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, पकड़ गए बात? तो इस तरीके से जो एलिमेंट और कंपाउंड है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ गए? चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, दोनों को मॉलिक्यूल कहेंगे। फर्क एलिमेंट में इतना ही है कि वो सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, और आपके जो क्या नाम है कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल हमने आपको बता दिया, एटम एग्जिस्ट इन, या तो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, नहीं तो आपको एटम कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। और जब एटम कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। मॉलिक्यूल को हमने दो हिस्से में बांट दिया है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये बात हमने आपको यहाँ पे समझाई कि एक मान लीजिए कि मेरे पास एटम के बारे में कोई पूछेगा कि आप बताइए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम क्या है, कैसे एटम्स पाए जाएंगे, किस तरीके से आप एटम को इस यूनिवर्स में, मींस इस नेचर में देख सकते हैं, तो हम ये बात कहेंगे कि एटम देखने का हमारे पास
दो तरीका है क्या? एक तो हम एटम को फ्री स्टेट में पाते हैं, कैसे मिलता है हमको? एटम एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट या फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट अकेले पाया जाएगा। जैसे कि इसमें तुम्हारा हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, ये सब जो इनर्ट गैसेज जिनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इनर्ट, इनर्ट गैस जिसको कहा जाता है, वो हमको हमेशा फ्री फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन कुछ जो है कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। कैसे? कंबाइंड फॉर्म में। पहला तो हमारा हो गया एटम, वो पाया जाएगा किस फॉर्म में? एग्जिस्ट फ्री स्टेट में पाया जाएगा। और दूसरा नंबर पाया जाएगा कैसे? कंबाइंड फॉर्म में। कैसे पाया जाएगा? कंबाइंड फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। और मॉलिक्यूल को अभी हमने आपको बताया था, ये दो तरह के होंगे। एक मॉलिक्यूल आपका एलिमेंट मॉलिक्यूल होगा और दूसरा आपका क्या होगा? कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा। हमने बता दिया कि एलिमेंट मॉलिक्यूल में सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम होंगे, जबकि अभी हमने बताया कि कंपाउंड में क्या होंगे? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हो जाएगा H2 या N2 और इसमें हो जाएगा हमारा H2O या तुम्हारा CO2। ऐसे करके एग्जांपल क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आयंस की बात अब आ रही है। किसकी आ रही है? आयंस। आयन किसको कहा जाता है? आयन को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो मास वाला जो रिलेशन आपको दिखाया था ना, उस रिस्पेक्ट में आप देख रहे थे, तो आयन के बारे में समझाया भी। लेकिन आप जरा इसको और डिटेल में समझिए कि हम लोग एटम और आयन में क्या फर्क है। एटम्स क्या? एटम्स एंड आयंस, इन दोनों में फर्क क्या है? एटम, अच्छा एक बात बताओ, प्लास्टिक की कंघी या प्लास्टिक का स्केल या आपका प्लास्टिक का पेन, इसको यदि सूखे बालों में आप रगड़ देते हैं तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है, यानी कि उसमें चार्ज आ जाता है ना। लेकिन उसके पहले वो क्या था? कोई चार्ज नहीं था जब नहीं रगड़े थे। तो आप समझ लीजिए कि चूंकि कंघी, पेन और स्केल ये सब एटम से बना हुआ है, यानी कि एटम नेचुरल कंडीशन में न्यूट्रल होता है। कैसा? नेचुरल कंडीशन। किसमें? नेचुरल कंडीशन में एटम किस रूप में होता है? न्यूट्रल होता है। मींस ना तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज, माने वो चार्ज होता ही नहीं है, इसीलिए वो पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन यदि हम इसी सब्सटेंस को जो कि एटम से बने हुए हैं उनको रगड़ दिए, तो उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई। वो क्या? कि वो पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, पेपर पीस को अपनी तरफ खींचने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको समझना है। जैसा कि आप सोडियम पे एक एग्जांपल लेके चलिए। ठीक है। सोडियम के का एटॉमिक नंबर होता है 11। सीरियली यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आपको एक बात और बता दें कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। एटम बना है किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम बना है किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल से। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो इसके न्यूक्लियस के अंदर होगा वो होगा तुम्हारा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। उसके बाद इसके न्यूक्लियस के अंदर एक चीज और होगा, उसको कहेंगे हम लोग न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो एक बात मोटा मोटी तौर पे याद रख लीजिएगा, एक एटम के अंदर, जिसको जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट में एटम को तोड़ा गया, टूट गया एटम। और एटम टूटने के बाद ये पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो उसी में वो चारों तरफ घूमते रहते हैं।
जबकि प्रोटॉन कहाँ होता है, उसके नाभि में, न्यूक्लियस में बहुत छोटा जगह है, उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको बता दे होता है नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर होता है कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हमको एक बात आप बता सकते हैं, यदि एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव को एक दूसरे के साथ रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इसलिए ये हो जाएगा न्यूट्रल। समझ गए बात? अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं कि यदि 4 गो पॉजिटिव हो जाए, 4 पॉजिटिव हो जाए और 3 ठो नेगेटिव हो जाए, 3 ठो नेगेटिव हो जाए, तो बताइए तब क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एगो पॉजिटिव क्या है, ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कि 8 पॉजिटिव हो जाए, है ना, और यहाँ पर हमारा 9 जो है वो नेगेटिव हो जाए, तब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कौन हो गया, जो ज्यादा। कहावत पुरानी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर होगा शासन वही करेगा, नहीं तो वही बात है। 9 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे चूंकि 9 जो है नेगेटिव साइन ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का ही यहाँ पे प्रभाव होगा, जो फाइनल एलिमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज में होगा। मींस 8 पॉजिटिव 9 नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए फाइनली वो नेगेटिव बन जाएगा। तो अब हम लोग, सोडियम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो 11 प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो 11 गो प्रोटॉन 11 गो न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रल बना देगा। यानी कि ये तुम्हारा न्यूट्रल कंडीशन हो गया। आगे आ रहा है कि नहीं बात समझ में? अच्छा, अब जरा देखिएगा क्या होता है कि सोडियम किसी कारण से, कारण आपको बता देंगे, सोडियम किसी कारण से अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो प्रोटॉन इसमें कै गो रह गया, पहले कितना था, 11, तो प्रोटॉन पे तो कोई असर नहीं पड़ा, प्रोटॉन 11 का 11 रह गया। लेकिन अभी हमने आपको बताया क्या कि इसमें से इलेक्ट्रॉन एक ठो निकल गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन रह गया इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो बताइए ये क्या चार्ज बन जाएगा, 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो किसका कौन ज्यादा है, पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में रह गया और 10 गो इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ज्यादा कौन हो गया, प्रोटॉन ना, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा हो गया, इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव। मींस फाइनली सोडियम अब एटम के रूप में नहीं रह गया, इसके ऊपर एगो प्लस चार्ज लग गया। क्या लग गया, तो प्लस चार्ज लगा, तो ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल बन गया। यानी पहले जो सोडियम आपका था वो किस रूप में था, एटम के रूप में था। कैसे था, एटम। अब जब ये चार्ज बन गया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को यदि हम बाहर निकाल दें तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और वो अब एटम नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। तो चार्ज खाली पॉजिटिव ही नहीं होता है, आप इसके ऊपर देखिएगा एक चीज और। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब है कि इसमें 17 प्रोटॉन होगा और 17 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। लेकिन अब यदि मान करके चलिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है, कौन, नहीं क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच लिया, किसी से ले लिया, तो लेने के कारण प्रोटॉन तो उतना ही रह गया और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ के कितना हो गया,
18, 17 से कितना हो गया? कौन बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब बताइए फाइनली कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये भी यहां पर क्या बन गया? आयन बन गया। यानी क्लोरीन पहले आपका एटम था। क्या था? पहले एटम था, अब ये क्या बन गया? आयन बन गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है। एटम किस फॉर्म में होता है? न्यूट्रल स्टेट में होता है। लेकिन यदि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो हम क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। समझ गए बात? लेकिन एक चीज और आपको इसमें ध्यान पूर्वक समझ लेना जरूरी है कि जब एटम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो इसको हम लोग केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटायन। और जब एटम नेगेटिव चार्ज बन जाता है इसको हम लोग कहते हैं एनायन। इसका मतलब है कि एटम आयंस के रूप में दो तरह से पाए जाते हैं, एक केटायन और दूसरा एनायन। जो आपका केटायन होगा यानी कि एटम जो है एक्चुअली आपका किस फॉर्म में है? न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन एटम जब तुम्हारा बनेगा कौन सी? आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यदि ये आयन बन जाता है, एटम क्या बन जाता है? आयन। एक मिनट जरा सुन लीजिए। एटम यदि एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को छोड़ के या गेन करके वो किस में बदल जाता है? आयंस में। तो आयंस दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाता है तुम्हारा पॉजिटिव और एक हो जाता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग कह देते हैं क्या? केटायन। और जो नेगेटिव होता है उसको क्या कह देते हैं? एनायन कह देते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनता है और जो हमारा नेगेटिव बनता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।